जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि आप भारत का भूगोल भी स्टार्ट कीजिए, तो आज हम भारत का भूगोल ही क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का अफवाह तंत्र। ये करने का उद्देश्य ये है क्योंकि फिलहाल वर्षा का सीजन चल रहा है, तो वर्षा होगी तो क्या निकलेंगी, नदियां निकलेंगी। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और भारत का अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं भारत का अफवाह तंत्र। देखो, अफवाह तंत्र ये क्या हो रही है, ये बादल है। बादल से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। क्या हो रही है, बूंदों के माध्यम से धरातल पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। देखो, पानी की प्रकृति होती है वो मंद ढाल, उच्च ढाल से मंद ढाल की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ उच्च ढाल था, यहाँ क्या था, मंद ढाल। यहाँ ये पानी क्या है, निरंतर आगे बहाव करता रहता है। तो धरातल से जल क्या चला गया, उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जाता है। अब यही कोई जल राशि बहुत ज्यादा हो और एक निश्चित दिशा में क्या हो, प्रवाहित होती रहे, उसे क्या कहेंगे, अफवाह कहेंगे। और ये जो जल राशि है इसका क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो कहलाता अफवाह तंत्र। भारत में छोटी बड़ी नदियों की संख्या देखा जाए तो 4000 से अधिक क्या है, भारत में छोटी बड़ी नदियां। अब क्वेश्चन आएगा, नदी किसे कहेंगे? किसी भी जल राशि का जल, मान लीजिए धरातल वर्षा हुई, ये जल है, ये 1 किलोमीटर से अधिक में प्रवाहित होती हो तो उसे क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। 1 किलोमीटर से अधिक जो जल राशि अपना बहाव करती है उसे क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। ऐसी नदियों की संख्या भारत में कितनी है, 4 है। भारत में नदियों का उद्गम स्थल देखा जाए नदियों का उद्गम स्थल और एक भारत में नदियों का अफवाह तंत्र है। देखो, भारत में नदियों का उद्गम स्थल 2 स्थानों से होता है और अफवाह तंत्र भी कितने स्थानों से होता है, 2 स्थानों से होता है। देखो, ये क्या है, भारत का मैप है। क्या है, भारत का मैप। भारत के मैप के ऊपरी हिस्से में क्या है, हिमालय पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। भारत के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला है प्रायद्वीपीय पठार। क्या फैला है, प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत में नदियों का उद्गम स्थल या तो हिमालय पर्वतमाला से होगा या प्रायद्वीपीय पठार से होगा। हिमालय पर्वतमाला से जो नदियां निकलेंगी वो सदावाहिनी नदियां होंगी। कैसी नदियां होंगी, सदावाहिनी नदियां होंगी। हिमालय की नदियां गोर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां युवा अवस्था की नदियां, क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। इसका प्रमाण यह है कि वर्तमान में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रौढ़ावस्था की नदियां, ये गोर्ज का निर्माण नहीं करती। ये जाति या तो डेल्टा का निर्माण करेंगी या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा किसे कहेंगे, मतलब धरातल से क्या निकला, जल बहता हुआ आगे जाते हुए मुहाने पर मिलता है, तो आगे ढाल क्या हो जाएगा, मंद ढाल होने का मिट्टी तो पहले रह जाएगी और पानी है वो क्या आगे चला जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी का क्या करती रहेगी, निक्षेपण करने से वो उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा, वो कहलाएगा डेल्टा। एस्चुरी किसे कहेंगे, ये मान लीजिए इधर क्या है, समुद्र है और इस साइड से क्या आ रही है, नदी आ रही है, तो ये क्या खड़ा ढाल है, या यूं समझ सकते हैं इधर से नदी आ रही है, ये क्या इसका खड़ा ढाल, सीधा पानी क्या है, समुद्र में गिरेगा, तो वो कहलाता है एस्चुरी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं
वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, वो भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां बनाती हैं। देखो नदियों का उद्गम भारत में तो हो गया हिमालय पर्वतीय और प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय पर्वतीय नदियां सदावाहिनी नदियां, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिस कारण इस क्षेत्र से जो नदियां निकले वो सदावाहिनी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां क्या, मौसमी नदियां, एक विशेष ऋतु वर्षा ऋतु में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। अब भारत में दो प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक पाया जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा पाया जाता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। दो प्रकार का अपवाह तंत्र, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र। इस साइड पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, इस साइड तो क्या है, भारत के बंगाल की खाड़ी है। जिस दिशा में सूर्योदय होता है वो दिशा कौन सी है, पूर्व। जिस दिशा में सूर्यास्त होता है वो दिशा कौन सी है, पश्चिम। ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण दिशा। पूर्व की तरफ, भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम की तरफ है वो है अरब सागर। देखो भारत के पूर्व की साइड बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम की साइड अरब सागर। हिमालय से जो नदियां निकलेंगी वो हिमालय से क्या, तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। भारत में सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पाया जाता है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वो कितना है, 77%, और शेष बच गया 23% वो पाया जाता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अब ये था हमारी कुछ अपवाह तंत्र के बारे में कुछ विशेषताएं। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी का अपवाह तंत्र। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी तंत्र। देखो गंगा नदी 4 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में प्रवाहित हो रही है, 4 देशों में। 4 देशों में पहला है भारत, भारत के बाद जाती है नेपाल, नेपाल के बाद तिब्बत और तिब्बत के बाद चली जाती है बांग्लादेश। 4 देशों में क्या है इसका प्रवाह, भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। इस गंगा नदी की कुल लंबाई देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ये भारत की अपवाह दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, और इसका अपवाह प्रतिशत है वो है 26.2% भाग पर गंगा नदी बहती है। अब इस गंगा नदी का उद्गम के बारे में देखते हैं। देखो गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। कितनी धाराओं से, 2 धाराओं से। पहली धारा है भागीरथी और दूसरी धारा है अलकनंदा। कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा धारा। ये दोनों धारा जहां मिलेंगी वो स्थान कहलाता है देवप्रयाग। कौन सा कहलाता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। प्रयाग का मतलब 2 नदियों का स्थल। ये जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी ये गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद है, गंगोत्री हिमनद से एक धारा की उत्पत्ति होती है। उस धारा को कहा जाता है जाह्नवी नदी।
क्या कहा जाता है? जाह्नवी नदी। ये जाह्नवी नदी आते आते कहाँ आती है? गोमुख आती है। कहाँ आती है? गोमुख। गोमुख से पहले जाह्नवी नदी, गोमुख के बाद क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। ये गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला और उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। ये जो भागीरथी नदी है, इसमें एक नदी ऊपर से आ रही है जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी है? भिलांगना नदी। ये भिलांगना नदी भागीरथी नदी में जहां मिलती है वो स्थान कहलाता है गोविंद प्रयाग। क्या कहलाता है? गोविंद प्रयाग कहलाता है। इस गोविंद प्रयाग के संगम पर यहाँ एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है। ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, जो भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर गोविंद प्रयाग क्षेत्र में। अब देखो, ये जो अलकनंदा धारा है, ये 2 ग्लेशियरों से इसकी उत्पत्ति होती है। एक तो होता है सतोपथ ग्लेशियर और दूसरे का नाम है मिलाप ग्लेशियर। एक तो सतोपथ ग्लेशियर और दूसरे का नाम है मिलाप ग्लेशियर। देखो, एक का नाम सतोपथ ग्लेशियर और दूसरे का नाम है मिलाप ग्लेशियर। 2 धाराओं से क्या उत्पत्ति, और ये दोनों धाराएं जहां मिलेंगी वो कहलाएगा विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगा? विष्णु प्रयाग। और ये जो विष्णु प्रयाग में मिलते हैं, सतोपथ ग्लेशियर से नदी निकलती है, उसका नाम है विष्णु गंगा। कौन सा? विष्णु गंगा। मिलाप ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है धौली गंगा। कौन सा है? धौली गंगा। ये दोनों धाराएं जहां मिलेंगी विष्णु प्रयाग के बाद क्या कहलाती है? अलकनंदा कहलाती है। अब ये जो अलकनंदा है, इसमें एक नदी आके मिलती है जिसे कहा जाता है नंद नदी या नंदा नदी। ये नंदा नदी जहां मिलती है वो स्थान कहलाता है नंद प्रयाग। क्या कहलाता है? नंद प्रयाग। एक नदी और आ रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी जहां मिलती है वो स्थान कहलाता है कर्णी प्रयाग। एक नदी और है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहां मिलती है वो कहलाता है रुद्र प्रयाग। और इस नदी के किनारे केदारनाथ स्थित है। क्या स्थित है? केदारनाथ स्थित है। देखो, अलकनंदा जो नदी है या धारा, वो सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा, मिलाप ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है। ये दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में होने पश्चात ये क्या कहलाती है? अलकनंदा धारा कहलाती है। ये जो अलकनंदा धारा है, इसमें एक नंदा नदी आकर मिलती है। अलकनंदा धारा में जहां मिलती है वो कहलाता है नंद प्रयाग। एक पिंडार नदी इसी दिशा से आती हुई अलकनंदा में मिलती है, वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। ये जो अलकनंदा धारा है, इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां आकर मिलती है अलकनंदा में, वो कहलाता है रुद्र प्रयाग। और मंदाकिनी नदी किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केदारनाथ स्थित है। ये जो प्रयाग है, मतलब 2 नदियों का स्थल, क्या कहलाता है? प्रयाग।
उत्तराखंड को देवभूमि या प्रयागों की भूमि भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर जो प्रयाग है वो क्या बहुत ज्यादा है। कई बार एग्जामों में इन प्रयागों के बारे में पूछा जाता है। देवप्रयाग किसे कहेंगे? भागीरथी अलकनंदा धारा का युगम देवप्रयाग कहलाता है। गोविंद प्रयाग किसे कहेंगे? बिलांगना और भागीरथी नदी का संगम गोविंद प्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदा नदी का संगम नंदप्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। ये प्रयागों के बारे में क्वेश्चन है वो क्या ज्यादा पूछा जाता है। ये जो धारा देव प्रयाग में आकर मिली अलकनंदा और भागीरथी, उसके बाद गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम देव प्रयाग के बाद ही होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा नदी पर स्थित शहर के बारे में। ये जो मैप है ये आपकी याद है तो आप एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं कर सकते। देखो प्रसिद्ध स्थल हमने देखा ये गंगा नदी दो धाराओं से मिली। कहां पर? देवप्रयाग में मिली। देवप्रयाग से जो नीचे आएंगे तो एक स्थान पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश थोड़ा नीचे आएंगे तो एक स्थान आता है हरिद्वार। कौन सा आता? हरिद्वार। हरिद्वार से थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक स्थान आता है कन्नौज। थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक स्थान आता कानपुर। कानपुर से थोड़ा नीचे आएंगे तो एक स्थान आता इलाहाबाद। इलाहाबाद से आगे चलते हैं तो एक स्थान आता वाराणसी। वाराणसी से आगे चलेंगे तो आता बक्सर। एक स्थान आता पटना और एक आता भागलपुर। कौन सा? भागलपुर। ऋषिकेश हरिद्वार ये उत्तराखंड में, कन्नौज कानपुर इलाहाबाद वाराणसी ये यूपी में है, बक्सर पटना भागलपुर ये बिहार में है। ये जो हरिद्वार में नदी आएगी, हरिद्वार में आते हुए नदी मैदानों में क्या करती है? प्रवेश करती है। मैदानों में क्या करती है? नदी प्रवेश करती है। हरिद्वार में आते आते इससे पहले नदी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करती है? बहती है। कन्नौज आपको पता ही है, यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। देखो बीच में महाशक्ति थी या वंश का शासन था, वो था आयुध वंश। कौन से वंश का? आयुध वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। पूर्व में पाल वंश था और पश्चिम में राष्ट्र गुर्जर प्रतिहार था। कौन था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का शासक था वत्सराज ने इस युद्ध को शुरू किया, जबकि नाग भट्टदित्य गुर्जर प्रतिहार का शासक था नाग भट्टदित्य। इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के पश्चात ये युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया। कन्नौज को प्राचीन काल में कान्य कुब्ज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान्य कुब्ज भी कहा जाता है। कानपुर आगे चलेंगे, ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? महाकुंभ का आयोजन, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। वाराणसी मोदी ने यहां से क्या लड़ा था? चुनाव लड़ा था। बक्सर पटना ये जो भागलपुर है, इस भागलपुर में एक अभ्यारण्य स्थित है जिसे विक्रमशिला अभ्यारण्य कहा जाता है।
कौन सा अभ्यारण्य? विक्रमशिला अभ्यारण्य कहा जाता है। ये विक्रमशिला अभ्यारण्य विश्व का एकमात्र गोंगे डॉल्फिन का अभ्यारण्य है। किसका अभ्यारण्य? विश्व का एकमात्र गोंगे डॉल्फिन का अभ्यारण्य। ये गोंगे डॉल्फिन स्वच्छ जल में रहती है। कहाँ रहती है? स्वच्छ जल में रहती है। ये क्या प्रजाति थी? संकटग्रस्त प्रजाति थी। कैसी प्रजाति थी? संकटग्रस्त प्रजाति थी, जिसे बचाने के लिए इसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव का क्या है? दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव का दर्जा दिया गया। ये गोंगे डॉल्फिन जन्मांध रोग से ग्रसित होती है। किससे ग्रसित होती है? जन्मांध रोग से क्या है? ग्रसित होती है। ये गंगे डॉल्फिन मांसाहारी स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? मांसाहारी स्तनधारी जीव है। देखो, गंगा नदी पर प्रसिद्ध स्थलों के बारे में देखा जाए तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा धारा के पश्चात कहाँ मिलती हैं? दोनों देव प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग में मिलती हैं। देव प्रयाग के बाद नदी ऋषिकेश आती है। ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से कन्नौज, कन्नौज से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर होते हुए आगे कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब ये जो भागलपुर है, ये भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। हमने बताया ना, बक्सर, पटना ये बिहार में, वाराणसी, कन्नौज तक यूपी में, और इससे पहले ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। भागलपुर में क्या? विक्रमशिला अभ्यारण्य है, जो गोंगे डॉल्फिन का एकमात्र क्या है? अभ्यारण्य है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव का दर्जा दिया गया। अब पढ़ते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। देखो, सहायक नदियां। देखो, सहायक नदियां क्या होंगी? वे नदी जो अपना जल किसी बड़ी नदी में क्या है? अपना जल गिराती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। सहायक नदियां 2 प्रकार की होंगी, बाएं तरफ की सहायक नदियां, दाएं तरफ की सहायक नदियां। देखो, मतलब ये हुआ, ये नदी गंगा नदी इस दिशा में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही। हमारा जो बायां हाथ है, बाएं तरफ से जो भी नदियां आकर मिलेंगी वो बाएं तरफ की नदियां, हमारे दाएं हाथ की तरफ से जो नदियां मिलेंगी वो दाएं तरफ की नदियां हुई। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बाएं तरफ की नदियों के बारे में। कौन सी नदियों के बारे में? बाएं तरफ की नदियों के बारे में। देखो, सबसे पहले मिलती है एक रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। फिर एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। फिर एक नदी है घाघरा नदी। फिर एक नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। फिर एक नदी आती है, वो है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी जहां मिलती है वो स्थान है कटिहार। कहाँ है? कटिहार। अंतिम बाएं तरफ से मिलने वाली नदी वो है महानंदा नदी। बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। देखो, रामगंगा नदी नैनीताल से उद्गम होता है,
कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी ये नेपाल से होते हुए आगे आते हुए वाराणसी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इस गोमती नदी पर एक तो लखनऊ और एक जोबनेर, ये दो जिले स्थित हैं। लखनऊ यूपी की राजधानी और जोबनेर प्रसिद्ध स्थल वो स्थित है। ये जो घाघरा नदी आगे आते हुए बक्सर नामक स्थान पर मिल जाती है। ये जो गंडक नदी है, इस गंडक नदी पर पटना के समीप एक क्षेत्र पड़ता है, सोन क्षेत्र है, जहां पर क्या लगता है, सोन पशु मेला लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या पशु मेला। कोसी नदी आगे आती है कटिहार में क्या मिल जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसे इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा नदी से आगे आते हुए पश्चिमी बंगाल में ये दो धाराओं के नाम से बंट जाती है। कितनी धाराओं के नाम से? दो धाराओं के नाम से बंट जाती है। एक धारा कहलाती है हुगली, दूसरी कहलाती है भागीरथी। या यूं कह सकते हैं दो वितरिकाओं में क्या बंट जाती है। वितरिका किसे कहते हैं? ऐसा भाग जो आगे जाकर मुख्य नदी में नहीं समाता, वितरिका कहलाती है। ये जो हुगली है, यहाँ पर एक परियोजना है, या यूं कह सकते हैं इनसे पहले एक परियोजना है जिसे कहा जाता है फरक्का परियोजना। क्या? फरक्का परियोजना। ये नदी आगे जाते हुए भागीरथी, बांग्लादेश में इसे भागीरथी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र आ रही है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, उसे बांग्लादेश में जमुना, भागीरथी को बांग्लादेश में पद्मा, बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और ये आगे जाते हुए एक और नदी और आ रही है जिसका नाम है बराक है। इनकी संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। संयुक्त धारा क्या कहलाई? मेघना कहलाती है। और मेघना धारा के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो गिरेंगी तो यहाँ क्या करती है, अंत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण। ये जो डेल्टा बनाती हैं, ये बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी डेल्टा, जो सुंदरी वर्ष की प्रधानता के लिए क्या जाना जाता है, जो वर्तमान में अपने कटाव के लिए क्या है? जाना जाता है। ये था बाएं तरफ से निकलने वाली नदियां। पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अंत में मिलती है महानंदा नदी। फिर ये दो वितरिकाओं में बंट जाती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी आगे जाकर बांग्लादेश में जो मिलते हैं जिसे कहा जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इनके आगे धारा मेघना के नाम से एक आगे जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम पढ़ते हैं दाएं तरफ की नदियों के बारे में। देखो, हम पढ़ते हैं अभी दाएं तरफ की। कौन सी तरफ की? दाएं तरफ की सहायक नदियां। ये क्या? गंगा नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। सहायक नदी का मतलब वे नदी जो अपना जल किसी बड़ी नदी में क्या है? गिराती है, सहायक नदी कहलाती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है गंगा की? सहायक यमुना नदी। ये यमुना नदी का उद्गम
यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहां से होता है उद्गम? यमुनोत्री हिमनद। ये यमुनोत्री हिमनद पड़ता है बंदरपूछ क्षेत्र में, और ये बंदरपूछ पड़ता है उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1365 या 1376 किलोमीटर है। इसकी क्या है? कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी? 1365 या 1376 किलोमीटर है। यमुना आगे आते हुए कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा और उसके बाद इलाहाबाद नामक स्थान पर यह कहां मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। दिल्ली जो शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में क्या गिनी जाती है। अब ये जो यमुना नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो क्या है अपना महत्व रखती हैं। देखो सहायक नदियों में केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ये कुछ क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सहायक नदियां? केन, बेतवा, सिंध और चंबल। ये जो बेतवा नदी है इस पर एक परियोजना है जिसे माता टीला परियोजना कहा जाता है। कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। ये माता टीला परियोजना यूपी और एमपी की क्या है? संयुक्त परियोजना। एक चंबल पर भी परियोजना है। चंबल पर जो परियोजना है ये राजस्थान प्लस एमपी की क्या है? परियोजना है। एक नदी आगे आते हुए जिसका नाम है टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस नदी। ये टोंस नदी आगे कहां गिरती है? गंगा नदी में। इस टोंस नदी पर एक प्रपात है जिसे कहा जाता है झारखंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? झारखंड जलप्रपात। एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी आकर कहां गिरती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इस सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के बहाव क्षेत्र में मिट्टी के कणों में सोने की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये सोन नदी पर एक परियोजना बनी हुई है। क्या बनी हुई है? परियोजना, जिसे बाण सागर परियोजना कहा जाता है। ये बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी और बिहार की क्या है? परियोजना है। सोन नदी कौन सी परियोजना बनी है? बाण सागर परियोजना। तो यूपी, एमपी, बिहार की क्या संयुक्त परियोजना। ये सोन नदी एक सहायक नदी है, उसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। इस रिहंद नदी पे एक परियोजना है, वह है रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। ये रिहंद परियोजना यूपी, एमपी और बिहार की क्या संयुक्त परियोजना। इस रिहंद परियोजना से एक जलाशय की पूर्ति की गई है। जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये मानव निर्मित सबसे बड़ा क्या है? जलाशय। मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय या मानव निर्मित कृत्रिम झील भी कह सकते हैं। तो कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी पर है। आगे जाकर ये कहा मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और एक नदी है, हमने देखा दो वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। एक इस साइड वाली वितरिका थी जो कहलाती है हुगली। कौन सी कहलाती है? हुगली।
ये हुगली विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती क्या है, नदी है। इस पर हुगली है वो कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह को परिवहन की सुविधा क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। ये हुगली नदी पर एक ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार, कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। इस दामोदर नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसे कहा जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की दोनों क्या है, संयुक्त परियोजना। ये जो परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी जिसे 1948 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1948 में बनाया गया। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी ये अमेरिका की एक नदी है। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर क्या थी, आधारित थी। कौन सी पर आधारित थी, अमेरिका की टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये हमने पढ़ा गंगा नदी की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। हमने देखा सबसे पहले नदी मिलती है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए इलाहाबाद में क्या है, गंगा में मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां थी, केन, बेतवा, सिंध और चंबल। ये जो बेतवा नदी थी इस पर माता टेला परियोजना जो 2 राज्यों की, यूपी एमपी की, चंबल परियोजना 2 राज्यों की है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की, इस पर चूलिया जलप्रपात भी है। और ये जो टोंस नदी है इस पर झारखंड जलप्रपात है, जबकि सो नदी है इस पर होंडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, होंडरू जलप्रपात। सो नदी से सौन नदी कहा जाता है। इस पर परियोजना कौन सी है, बाणसागर परियोजना, जो यूपी एमपी और बिहार की क्या परियोजना। सो नदी सहायक है रिहंद नदी जिस पर रिहंद परियोजना। ये रिहंद परियोजना से एक जलाशय की पूर्ति की गई जो मानव निर्मित सबसे बड़ा क्या कृत्रिम जलाशय है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। फिर एक नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से जिसे दामोदर नदी कहा जाता है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना। इसे बनाया गया था, दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल क्या कहलाती है, सो कहलाती है। दामोदर नदी परियोजना बनाने के उद्देश्य से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह जो हुगली वितरिका ये सबसे बड़ी क्या विश्वासघाती नदी है। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी जिसे 1948 में बनाया गया था। ये 1948 में बनाया गया, ये किस पर आधारित थी, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक